एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी इंक्रीज होगी, एक चीज घटती है तो दूसरी चीज भी घट जाएगी। तो कौन सी चीजें हैं वो? वोल्टेज एंड, यानी कि अगर वायर को अगर आप साइड में से देखोगे, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका वायर है, तो अगर आप इस वायर को साइड में से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक सर्कल दिखेगा। आपको न्यूमेरिकल के अंदर रेजिस्टेंस दे रखा है या वोल्टेज दे रखी है? रेजिस्टेंस दे रखा है, पहले वाला फॉर्मूला। वोल्टेज दे रखी है तो सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो गाइज आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के फॉर्मूलेज। तो इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं सारे के सारे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको इस चैप्टर के फॉर्मूले नहीं आते तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देख लेना। जितने भी फॉर्मूले हैं ना वो सारे के सारे फॉर्मूले आपको ऐसे ऐसे याद हो जाएंगे। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जिसमें I का मतलब क्या है? करंट, और Q का मतलब क्या है? Q का मतलब होता है चार्ज, और T का मतलब होता है टाइम। ठीक है, तो अगर आप चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो जो आपका करंट है वो आ जाएगा। तो अगर कोई ऐसा न्यूमेरिकल है जिसके अंदर आपको चार्ज एंड टाइम दे रखा है और आपको करंट निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, इसके बाद अगला फॉर्मूला आता है ओम्स लॉ वाला। ठीक है, ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है आपके चैप्टर का, और इस लॉ के ऊपर आपका एक न्यूमेरिकल गारंटेड आएगा ही आएगा। तो प्लीज आप इस ओम्स लॉ को अच्छे से समझ लेना। ओम्स लॉ बेसिकली क्या कहता है कि अगर आपकी वोल्टेज बढ़ेगी तो आपका जो करंट है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, वोल्टेज एंड जो करंट है वो दोनों आपस में क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी इंक्रीज होगी, एक चीज घटती है तो दूसरी चीज भी घट जाएगी। तो कौन सी चीजें हैं वो? वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज इंक्रीज, करंट ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, ये बोलता है हमारा ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो भी आपको पता होना चाहिए। V इज इक्वल टू आई आर। V का मतलब वोल्टेज, I का मतलब करंट, R का मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये है हमारा गाइज ओम्स लॉ। इसके बाद यार आपका अगला फॉर्मूला आता है रेजिस्टेंस निकालने का, जो कि होता है रो L बाय A, जिसमें रो का मतलब क्या है? रो होती है आपकी रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी। L क्या है? लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर की जो आपका वायर है वो कितना लंबा है। और एरिया क्या है? वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि अगर वायर को अगर आप साइड में से देखोगे, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका वायर है, तो अगर आप इस वायर को साइड में से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक सर्कल दिखेगा, राइट? तो इस सर्कल का जो एरिया है ना वो आपको यहाँ पुट करना है, और इस सर्कल के एरिया को क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है साइड वाला सर्कल। ठीक है, साइड वाला जो सर्कल होता है इसे क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इधर का सर्कल का एरिया भी आप ले सकते हो, और आप चाहो तो इधर वाले सर्कल का एरिया भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों जो सर्कल है वो सेम होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना हो तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, रो L बाय A। और इसी सेम फॉर्मूले को यूज करके आप रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हो। देखो मैं बताता हूं कैसे। बेसिक फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू रो L बाय A। तो आप क्या करो, इस A को लेफ्ट साइड में भेज दो, तो उधर देखो ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आर ए इज इक्वल टू रो L। अब ये जो L है इसको डिवाइड में भेज दो, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर ए बाय L इज इक्वल टू रो। और रो क्या होती है? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर्मूला बेसिकली सेम ही है, बस उसको घुमा दिया गया है। क्लियर, समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अगली चीज आती है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कि आपके जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उनको अगर हम कंबाइन कर देंगे तो जो टोटल फाइनल रेजिस्टेंस आएगा वो कैसे निकाला जाता है? तो देखो, रेजिस्टेंस को कंबाइन करने के दो तरीके होते हैं। वैसे तो दुनिया भर के तरीके हैं, लेकिन आपके सिलेबस में दो तरीके हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस निकालना बहुत आसान है। सिंपल आपको क्या करना है, जितने भी आपके पास रेजिस्टेंस है उनको डायरेक्ट ऐड कर दो, तो आपका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो सभी को डायरेक्टली कब ऐड करना है? जब आपका कॉम्बिनेशन सीरीज वाला हो। ठीक है, एंड अगर आपका कॉम्बिनेशन पैरेलल वाला है तो आप कैसे निकालोगे? सभी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करके फिर उनको ऐड करना है। तो ये वाला फॉर्मूला आप कब यूज करोगे? जब आपको रेजिस्टेंस जो है वो आपके पैरेलल के अंदर कंबाइन हो। समझ में आई बात? तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के दोनों अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो आप जब क्वेश्चन सोल्व करो तो आप चेक कर लेना कि आपके जो रेजिस्टेंस है वो किस तरीके से कंबाइन हो रखे हैं। क्लियर एवरीवन? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। समझ में आ रही चीजें? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद यार आपका अगला टॉपिक आता है हीट वाला टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हीट बेसिकली क्या है? हीट आपकी एक एनर्जी है। जैसे एनर्जी बहुत टाइप की होती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, राइट, लाइट एनर्जी। उसी तरीके से आपकी एक हीट एनर्जी होती है। तो जो भी चीज एनर्जी होती है ना, एनर्जी को मापा किसके अंदर जाता है? जूल के अंदर मापा जाता है। तो हीट को मापा किस में जाएगा? क्योंकि हीट भी बेसिकली एक टाइप की एनर्जी ही तो है ना। जितनी भी टाइप की एनर्जी होती है उनको जूल में ही मापा जाता है। चाहे काइनेटिक एनर्जी ले लो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी ले लो, तो एनर्जी की जो ऐसा यूनिट होती है वो जूल होती है। तो हीट एनर्जी भी आपकी
ऑब्वियस सी बात है जूल के अंदर मापी जाएगी, क्योंकि ये भी क्या है, एनर्जी तो है। तो हीट को निकालने के दो फॉर्मूले हैं बेसिकली। एक है आपका H = I² RT, जिसमें I का मतलब करंट है, R का मतलब रेजिस्टेंस है, T का मतलब ऑब्वियस सी बात है टाइम है। ठीक है, तो करंट का स्क्वायर करके रेजिस्टेंस और टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल आपका जो हीट है वो आ जाएगा। और जो हीट आएगा वो किस में आएगा, जूल में आएगा। ठीक है, और हीट को निकालने का एक और फॉर्मूला है VIT, वोल्टेज, करंट और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका जो हीट है वो निकल जाएगा। तो देखो यार, अब हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कौन से न्यूमेरिकल में कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल में रेजिस्टेंस दे रखा हो तो आप ये पहले वाला फॉर्मूला यूज करोगे, लेकिन अगर आपके न्यूमेरिकल में आपको वोल्टेज दे रखी हो तो आप ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, तो आप चेक कर लेना कि आपको न्यूमेरिकल के अंदर रेजिस्टेंस दे रखा है या वोल्टेज दे रखी है। रेजिस्टेंस दे रखा है पहले वाला फॉर्मूला, वोल्टेज दे रखी है तो सेकंड वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद यार आपका एक और बहुत बड़ी यूनिट आती है जो कि होती है 1 किलोवाट आवर। और ये जो 1 किलोवाट आवर है इसको हम 1 यूनिट के नाम से भी जानते हैं। जब आपका घर में बिजली का बिल आता है तो हमारे बिजली का बिल ये थोड़ी बोलते हैं कि हमने भाई 1000 जूल बिजली यूज कर ली, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। जब भी हमारे घर में बिजली का बिल आता है तो उसमें ये लिखा होता है कि भाई इस महीने आपकी फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट बिजली खर्च हुई है। तो ये जो यूनिट है ना, वो जो यूनिट है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। ठीक है, और जो 1 किलोवाट आवर है वो आपका 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होती है। तो अगर आपसे कोई ये बोले कि भाई हमारे इस महीने में ना सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट बिजली खर्च हुई है, तो इसका मतलब कितनी जूल बिजली खर्च हुई है, आपके इतने जूल बिजली खर्च हुई है। क्लियर एवरीवन, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, समझ में आया? ठीक है, तो बस इस चैप्टर के इतने ही फॉर्मूले थे। तो होप करता हूं यार जितने भी आपके फॉर्मूले मैंने अच्छे से आपको समझा दिए, होप करता हूं आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और कोशिश करना कि यार ये जो फॉर्मूले हैं आप अपनी नोटबुक के लास्ट पेज पे आप नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि देखो यार बिना फॉर्मूले आप न्यूमेरिकल्स वगैरह सोल्व नहीं कर पाओगे। तो प्लीज एक काम करना, ये जितने भी मैंने फॉर्मूले आपको बताए ना, ये कहीं पे नोट डाउन कर लेना और रोज आप इन फॉर्मूले को रिवाइज करते रहना। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले नहीं याद होंगे तब तक आप जो न्यूमेरिकल है वो सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, न्यूमेरिकल सोल्व करने का सबसे पहला रूल ये होता है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो होप करता हूं यार जितने भी मैंने फॉर्मूले आपको बताए हैं आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको अच्छे से समझ आए तो मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि ये जो वीडियो है आपको कैसी लगी। और हाँ, जाते जाते यार इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि यार उनको भी है ना ये जो फॉर्मूले अच्छे से याद हो सके। ठीक है, तो चलो गाइस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।